97 मिनट चली संसद। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे पर अवंतीपोरा में दर्दनाक हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले थे मृतक। मुख्तार का शूटर शराब के साथ मुआव बाजार से हुआ गिरफ्तार, सरकार पर नित्यानंद राय ने साधा निशाना, अपराधियों को संरक्षण दे रही है बिहार सरकार। बैन हटने के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेसबुक पर की पहली पोस्ट, लिखा आई एम बैक, ट्रंप की पहली पोस्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंका न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबरों के साथ। उद्योगपति गौतम अडानी और राहुल गांधी के भाषण पर जारी गतिरोध की वजह से 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों अब सोमवार यानी 20 मार्च के लिए संसद को स्थगित कर दी गई है। और वही संसद ठप होने के बाद कांग्रेस सांसदों ने संसद भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी सरकार सदन नहीं चलने दे रही और अडानी मामले में लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है। वहीं बीजेपी संसद में राहुल गांधी से माफी मांगने पर जोर दे रही है। दरअसल बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हुआ था, लेकिन हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही एक दिन भी पूरी नहीं हो पाई है। वही सदन के इस चरण में 35 बिल पेंडिंग है। सत्ता पक्ष के सांसदों के हंगामे पर तृणमूल कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। तृणमूल सांसद डेरके और ब्रायन ने लिखा कि पिछले 5 दिनों से सत्ताधारी दल के लोग संसद नहीं चलने दे रहे हैं। वही सरकार दोनों संसदों को आपसरंगिंग और अंधेरे कक्ष में बदल देने की मिशन पर है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कांग्रेस प्रवक्ता मथुरा जोशी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ओंका न्यूज में। मेरा सर पहला सवाल आपसे, नमस्कार जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि लगातार 5वें दिन भी इतना हंगामा रहा और सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है, जबकि इतने सारे बिल अभी भी पेंडिंग है। आखिर क्या है, क्यों नहीं कार्रवाई को चालू की जा रही है? देखिए, हम केवल एक बात कह रही है, कांग्रेस पार्टी या समूचा विपक्ष ये बात कह रहा है, अडानी मामले में सरकार को जेपीसी गठित करनी चाहिए और जो भी घपले हुए हैं या जिस तरीके की भी वित्तीय अनियमितता हुई है तो जेपीसी उसकी जांच करे और दूध का दूध पानी का पानी हुए। और दूसरी बात, संसद को चलाने का काम सत्ता पक्ष का होता है, वो किस तरीके से संसद चलाती है, क्या किस तरीके की रूपरेखा वो अपनाती है, क्या रणनीति अपनाती है, ये सत्ता पक्ष पर डिपेंड करता है। कभी भी हो, जो सत्ता पक्ष होता है वो पार्लियामेंट चलाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि वो संसद को सुचारू रूप से चलाए। यहाँ तो आप देख रहे हैं कि उल्टा हो रहा है। जितना 44 साल का राजनीतिक जीवन मैंने भी देखा है, 80 से लगातार कभी हम रेडियो में संसद की कार्रवाई सुनते थे। अब तो ईश्वर की, आप लोग ये जो राजीव जी की कृपा से हम लोग टीवी में पूरी संसद की कार्रवाई देख रहे हैं, संसद टीवी चल रहा है। तो ऐसा सीन हमने कभी नहीं देखा। सत्ता पक्ष के लोग हंगामा कर रहे हैं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की कहावत को चरितार्थ कर रहे हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं, भाई मोदी जी के अडानी से क्या संबंध है या सरकार के क्या संबंध है, ये बता दीजिए। जो इतना बड़ा वित्तीय अनुशासनहीनता हुई है और वित्तीय मामला जो सामने आया है, अडानी के शेयर बाजार में जिस तरीके से घपला हुआ है, एडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या सत्यता है, इस बात की जांच करने के लिए जेपीसी गठित कर दी जाए तो सारा मामला अपने आप शांत हो जाता है। एक बात। दूसरी बात, जब मोदी जी
विदेश में कहते हैं कि हिंदुस्तान का बच्चा ये सोचता है कि मैं कहाँ पैदा हो गया, हिंदुस्तान में क्या मेरा दुर्भाग्य में पैदा हो गया। विदेश में कहते तब उनको बुरा नहीं लगता है। जब वो सोनिया गांधी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं तब उनको पार्लियामेंट में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तब इनको नैतिकता नहीं दिखाई देती। और अगर राहुल जी ने अपने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अपने भाषण में हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स पर चर्चा कर दी तो इनको तकलीफ हो गई है, क्योंकि इनको दिख रहा है ये सेंसरशिप लागू करना चाहते हैं, अघोषित आपातकाल लागू करना चाहते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन करना चाहते हैं, उसको दबाना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं। इसलिए पार्लियामेंट को नहीं चलने देना चाहते हैं। सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि कहीं न कहीं उनकी गलती है और पार्लियामेंट को चलाने के लिए पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सत्ता पक्ष की है। जी, लेकिन सर इस सवाल तो ये भी होता है ना कि 5 दिन तक सदन बिल्कुल तरीके से नहीं चल पाया है और वही इतने सारे बिल अभी तक पेंडिंग रह गए, तो जो आम लोगों के जो पैसे खर्च हो रहे, तो आम लोग किसका गला पकड़े, वो कहाँ जाए? लोग, जनता को सरकार का गला पकड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना, संसदीय परंपराओं में, संविधान में ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि पार्लियामेंट को चलाने के लिए सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होगी। सत्ता पक्ष जिस तरीके से चाहता है उस तरीके से पार्लियामेंट चलाए। कौन मना कर रहा उनको? यह सरकार कह देना हम जेपीसी नहीं गठित करेंगे और हम अडानी के समर्थक हैं, हम अडानी की रामो गरम पर हम चल रहे हैं, कह दे सरकार। कौन मना कर रहा उनको? सरकार को, प्रधानमंत्री को कोई न कोई स्टेटमेंट तो देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी संसद में बोलने से बच क्यों रहे? आओ, गाली देने के लिए तो बहुत अच्छी गाली दे देते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को। वो अपनी गलती नहीं मान रहे हैं क्या? उनको ये समझना पड़ेगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। लेकिन सर बीजेपी भी तो आरोप लगा रही है कि आप लोग हंगामा कर रहे हैं, आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं। ये तो दुनिया देख रही। मैंने कहा, मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कहें तो मैं कोट करके दे लूंगा। सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है जी। सदन को चलाने के लिए संसदीय परंपराओं के अनुसार एक नियमावली बनी होती है, उस नियमावली से सदन चलता है। अध्यक्ष सदन, सरकार बिजनेस देती है और अध्यक्ष उसका संचालन करता है। तो सरकार अगर चाहती तो बातचीत कर, क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है? फिर क्या आप विपक्ष को की आवाज को कुचल देना चाहते हैं? क्या आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते? आलोचना आपको पच नहीं रही है? जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो आपको बताते चले कि उद्योगपति गौतम अडानी और राहुल गांधी के भाषण पर जारी गतिरोध की वजह से 5वें दिन भी संसद नहीं चल सकी है। तो आइए आपको सीधे लेके चलते हैं जहां पर वैश्विक अगली खबर की ओर। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए बदलाव की राजनीति करने की नसीहत दे दी। आपके राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी का एक ही मकसद है कि कुछ भी करके मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाए। ईडी ने रिमांड में लेकर मनीष सिसोदिया से 7 दिनों में महज 15 घंटे पूछताछ की और मात्र 3 गवाहों के उनके आमना सामना करवाया। उन्होंने कहा कि इससे साफ है कि ईडी के पास मनोहर कहानियों के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है। चड्ढा ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि बीजेपी का मकसद आम आदमी पार्टी को खत्म करना है। तो राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जहां पर उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी बदले की राजनीति करती है। आपके राघव चड्ढा ने ये बात पीसी करते हुए कही और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कही कि ईडी का एक ही मकसद है कि कुछ भी करके मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाए और ईडी ने रिमांड में लेकर मनीष सिसोदिया से 7 दिनों में महज 15 घंटे पूछताछ की और मात्र 3 गवाहों के उनका आमना सामना करवाया। उन्होंने ये भी कहा कि साफ है कि ईडी के पास मनोहर कहानियों के अलावा मनीष सिसोदिया के खिलाफ रत्ती भर भी सबूत नहीं है।
इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों को लेकर केजरीवाल सरकार आज दोपहर 12 बजे दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक करेगी, जिसमें सीएम अरविंद केजरीवाल मौजूद रहेंगे। इस बैठक में H3N2 के मामलों से निपटने और इसे काबू में करने की प्लानिंग भी की जाएगी। बताते चले कि दिल्ली की भलसाओ लैंडफिल साइट पर जब सीएम केजरीवाल से इस वायरस के फैलने के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और वही डीडीएमए की बैठक इस पर विस्तृति से चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक पहले यह बैठक गुरुवार को होनी थी, लेकिन इसे शनिवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्क्रीनिंग करवाने की बात कही थी और हालांकि मास्क लगाने की अनिवार्य नहीं किया गया है। उन्होंने 5 साल से कम उम्र के बच्चों और 65 साल से ज्यादा के बुजुर्गों को ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। दिल्ली शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की रिमांड अवधि 5 दिन बढ़ा दी है। अब सिसोदिया को 22 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहना होगा। हालांकि जांच एजेंसी ने कोर्ट से 7 दिन कस्टडी बढ़ाने की मांग की थी। ईडी ने कोर्ट में कहा कि एलजी ने अब इस मामले की शिकायत की तो सिसोदिया ने अपना फोन बंद कर दिया है। अब बताते चले कि एजेंसी ने उनके मोबाइल डेटा को फिर से निकाल लिया है। अब एजेंसी उनको ईमेल और मोबाइल फोन से निकालने के लिए डेटा का एनालिसिस करेगी और अभी हमें सिसोदिया से और सवाल पूछने हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी ने कहा कि मामले से जुड़े 2 लोगों को 18 और 19 मार्च को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है और उन्होंने सिसोदिया के सामने बैठाकर ईमेल और मोबाइल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करनी है। इस पर कोर्ट ने कहा कि ईमेल से मिले डेटा के बारे में पूछताछ करने के लिए उन्हें कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप जेल से भी कर सकते हैं। हरियाणा के पानीपत जिले समालखा कस्बे में मनाना फ्लाईओवर रोड को पार कर रहे एक अधेड़ को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में अधेड़ की मौत हो गई है। वहीं आरोपी कार चालक को लोगों ने मौके से ही पकड़ लिया है। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी कार चालक को काबू में लिया और उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज कर लिया है। वही मालखा थाना पुलिस को दी गई शिकायत में मनीष के बताया कि वह गांव भापरा का रहने वाला है। 17 मार्च की दोपहर लगभग 1:30 बजे वह अपने पिता राजकुमार के साथ दिल्ली रोड पर मनाना फ्लाईओवर के पास रोड पास कर रहा था। इसी दौरान पानीपत की ओर से एक तेज रफ्तार गाड़ी चालक आया जिसे सीधे उसके पिता को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही वह जमीन पर नीचे गिर गए और हादसे के बाद मौके पर राहगीरों की भीड़ इकट्ठा हो गई, जिन्होंने मौके से भागने की फिराक में आरोपी को धर दबोच लिया। हादसे में खून से लथपथ हालत में राजकुमार को तुरंत नजदीकी एक अस्पताल में लाया जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। दिल्ली के नाथू कॉलोनी चौक के पास से गुजर रहे लोगों से हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए भागने लगा। बताते चले कि उसके गले से खून बह रहा था। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंची, जहां घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दरअसल पुलिस के मुताबिक 16 मार्च को MS पार्क पुलिस स्टेशन में शाम को 6:30 बजे 2 PCR कॉल प्राप्त हुई थी कि कृष्ण शेरवाल नामक एक व्यक्ति ने चाकू से अपना गला काट लिया है और नाथू कॉलोनी चौक के पास चाकू और पिस्तौल लेकर सार्वजनिक स्थान पर भाग रहा है, जिसके साथ हाथ में पिस्तौल है और उसने फायरिंग भी की है। तो आपको बताते चले कि नाथू कॉलोनी चौक के पास से गुजर रहे लोगों में हड़कंप मच गया जब खून से लथपथ एक शख्स हाथ में पिस्तौल लिए भागने लगा। बताते चले कि उसके गले से खून बह रहा था। वही सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम पहुंची, जहां घायल शख्स को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।
फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।